हेलो फ्रेंड्स, टारगेट जीएस में आप लोग को स्वागत करते हैं। आज हम लेकर आ गए हैं फिर दोस्तों अगले टेस्ट के ऊपर। हम टेस्ट नंबर 2 को देखने वाले हैं। जिससे पहले बता दूं कि टेस्ट नंबर 1 जो है हम ख़त्म कर चुके हैं। अगर जो लोग नहीं देखे उसका वीडियो का लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। और वीडियो टेस्ट नंबर 1 में आप लोग को ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिला, इसलिए हमको विश्वास है कि टेस्ट 2 में भी अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। बता दूं दोस्तों कि यह फिर एक बार बता दूं कि यह टेक्नीशियन ग्रेड 3 का यह सेट चलाया जा रहा है। यह रुक्मिणी प्रकाशन का है और टेस्ट सीरीज नंबर आज 2 है, जिसमें हम देखने वाले हैं टोटल जीएस और जीके का क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। अगर जो शेष क्वेश्चन जो बचता है मैथ रीजनिंग, आप अगर सेट मारते के माध्यम से लेना चाहते हैं तो हमारा पीडीएफ जो है फ्री में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आसानी से टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए अब चलते हैं दोस्तों, यानी कि जाने से भी टेस्ट शुरू करने से पहले हम एक रिक्वेस्ट है कि अगर जो लोग पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। चलते हैं दोस्तों, यह आपके लिए वीडियो में बने रहें और लास्ट तक जरूर देखें। चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर आ चुके हैं। कह रहा है कि क्या कि निम्न में से कौन सा नियम जो है सिद्धांत एक ही समय पर बल, चुंबकीय क्षेत्र और धारा के सही वर्णन करता है। बताना है कि सिद्धांत जो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, हथेली का नियम, दाएं हाथ का अंगूठे का नियम, एम्पियर की परिपथ का नियम। आपको इसको सही आंसर देना है। आपको इसका आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम जो है दोनों एक ही समय में बल, चुंबकीय क्षेत्र और धारा की दिशा को वर्णन करता है। ऑप्शन नंबर की बात किया जाए तो एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। बता दूं दोस्तों कि फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम एक होता और दूसरे फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम होता। तो इसको हम आसानी से रूप में हम समझ सकते हैं कि अगर जो क्वेश्चन पूछा जाए कि फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, तो हम मोटर के एग्जाम्पल के रूप में हम क्या देखेंगे? मोटर देखेंगे। मोटर यानी मोटर जो है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर काम करते हैं। और जबकि अगर जो जनरेटर की बात किया जाए, जनरेटर जिसे जानते होंगे कि जिनके यूज करते किए होंगे जानते होंगे कि जनरेटर दाहिने हाथ से चालू किया जाता है। इसलिए जनरेटर का नियम अगर पूछे कि जनरेटर किस पर काम करती है फ्लेमिंग के, तो दाएं हाथ के नियम पर कार्य करती है। तो आशा करता हूँ कि आसानी से समझ चुके होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन करा है 7 नंबर करा है कि धमनियों अपेक्षाकृत छोटी रक्त वाहिकाओं में विभाजित होती है। उत्तकों तथा पहुँचने पर वे भी बहुत पतली नलिकाओं से विभाजित हो जाती है, जिन्हें क्या कहते हैं? आपको बताना है कि धमनी जो होता है छोटी रक्त वाहिकाएं बीच में विभाजित हो जाती है और वह बहुत पतली नलिकाओं से भी विभाजित हो जाती है, उन्हें क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं दोस्तों केशिकाएं कहते हैं। ऑप्शन की बात किया जाए तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। 8 नंबर का रहा है कि वैद्युत आवेश 10 मेगा जो हर्ट्ज आवृत्ति का दोलन कर रही है, उत्सर्जित विकिरण का तरंग दैर्ध्य क्या होगा? आपसे पूछा गया कि तरंग दैर्ध्य क्या होगा? तो तरंग दैर्ध्य के पहले फार्मूला की बात किया जाए दोस्तों, कि तरंग दैर्ध्य का जो फार्मूला जो होता है वह होता है आवृत्ति गुने तरंग दैर्ध्य को हम लैम्डा से सूचित करते हैं, बराबर वेग होता है। यानी कि तरंग दैर्ध्य निकालना है तो वेग बटे आवृत्ति क्या होती? वेग बटे आवृत्ति होती है। तो यहाँ पे वेग की बात किया जाए तो वेग जो होगा कितना हो जाएगा? प्रकाश के वेग का मतलब प्रकाश के वेग, तो जानते होंगे प्रकाश का वेग 3 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। और यहाँ पे दिया हुआ आवृत्ति जो हो जाएगा, आवृत्ति 10 मेगा दिया हुआ तो 10 गुने 10⁶ हो जाएगा। तो आप जानते होंगे दोस्तों यहाँ पर का वेग भी निकल गया 3 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आवृत्ति दोस्तों 10 गुने 10⁶ मेगा। अब यहाँ से हम तरंग दैर्ध्य निकाल देंगे। डिवाइड करने के बाद आप लोग कमेंट के माध्यम में बताएं कि अगर जो 3 गुने 10⁸ बटे 10 गुने 10⁶ से अगर जो डिवाइड करेंगे तो इसका सही आंसर क्या होगा? आपको कमेंट के माध्यम से बताना है। इस क्वेश्चन आप लोग पर छोड़ दिया जाता है।
चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं 9 नंबर। इससे क्या होगा दोस्तों कि कमेंट के माध्यम से आंसर देना होगा। इससे क्या होगा कि आप वीडियो देख रहे हैं और आप यानी सॉल्यूशन कर रहे हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की 9 नंबर का रहा आयनिक यौगिक के गुणधर्मों के बारे में इनमें कौन सा कथन गलत है। आपको गलत चुनना है दोस्तों, इसमें कौन सा कथन गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, धनात्मक और ऋणात्मक आयनों के बीच दुर्बल आकर्षण बल होने की वजह से आयनिक यौगिक ठोस होते हैं। यह दोस्तों यही गलत है। ऑप्शन की बात किया 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 9 का आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन 10 नंबर का रहा है कि एक जो होता है एस ए नोड जो होता है विद्युत उद्दीपन की मात्रा उत्पन्न करता है तथा हृदय मांसपेशियों के बीच नियंत्रण स्थापित करता है, वह कहाँ स्थित होता है। आपको बताना कि कहाँ स्थापित होगा। तो बता दें दोस्तों कि एस ए नोड जो होता है हृदय के पेसमेकर के का नियंत्रण करता है। तो इसका आंसर बता दूँ दोस्तों, मनुष्य का जो हृदय है 4 चैम्बर में बांटा गया है। उनमें एक जो है दायां अनिद भी होता है। तो इसका यही हो जाएगा दोस्तों, ऐसे नोड विद्युत उद्दीपन की मांसपेशियों के बीच नियंत्रण जो करता है दायां अनिद करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका, ऑप्शन नंबर की बात की जाए सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 नंबर के ऊपर कर रहा है कि 5000 kg मीटर स्क्वायर घनत्व और 10.8 न्यूटन भार वाले धातु का टुकड़े का आयतन सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए, जबकि जी का वैल्यू दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जैसे कि दोस्तों जानते होंगे कि घनत्व बराबर जो होता है, घनत्व इक्वल टू द्रव्यमान बटे आयतन होता है। द्रव्यमान बटे क्या होती है, आयतन। तो यहाँ पे आयतन पूछा गया है, तो आयतन बराबर क्या हो जाएगा, मास इक्वल टू डी, यानी कि द्रव्यमान बटे मास बटे डी हो जाएगा, यानी कि द्रव्यमान बटे घनत्व। तो मास के वैल्यू मास अगर जो हम यहाँ पे बल निकालना है, बल के वैल्यू दिया हो तो बार बराबर जानते होंगे कि एम जी होता है। बल इक्वल टू क्या होती है, एम जी। तो यहाँ पे एम के निकाल लेने पर क्या होगा, एम इक्वल हो तो एफ बटे जी हो जाएगा, एफ इक्वल टू जी हो जाएगा। अब क्या होगा दोस्तों, नया फार्मूला क्या निकल गया, एफ इक्वल टू जी गुने डेंसिटी, डी एफ इक्वल टू क्या होगा, जी गुने डेंसिटी। जिसमें हम एफ के वैल्यू दिया हुआ कितना 10.8 दिया हुआ है, जी का वैल्यू भी यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों 10 गुण दिया हुआ है, और डेंसिटी दिया हुआ है 5000 kg मीटर स्क्वायर में। हम इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में बदल देंगे और उसके बाद आसानी से हम आयतन निकाल लेंगे। तो ये काम आप लोगों का दोस्तों, इसका आयतन कितना होगा आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन नंबर 12 नंबर आ चुके हैं। कह रहा है कि मिलान कीजिए CH3COOH, इसका फॉर्म क्या होता है दोस्तों। तो इसका जो होता है CH3COOH को हम क्या कहते हैं, एसिटिक एसिड कहते हैं, एसिटिक एसिड कहते हैं। तो इसका 3 से मैच करें, CH3Cl3 हम इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं क्लोरोफॉर्म, यानी डी से मैच करेगा। CH3CH2OH, इसको हम एक और बोल सकते हैं CH2H5OH, जिसे हम कहते हैं इथेनॉल कहते हैं। इसको हम तोड़ के लिख दिया है CH3CH2, यानी C2H5OH भी कह सकते हैं। इसको हम इथेनॉल से मैच कराएंगे। CH4 को अब जैसे कि जानते होंगे सिंपल मीथेन होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर जान गए हो दोस्तों, 1 के 3, 2 के 4, 3 के 2। तो 1 के हो जाएगा 3, 2 के 4, 3 के 2। ऑप्शन नंबर की बात किए तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा 13 नंबर कि अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार जिसमें जड़ों, तनों, पत्तियों और कलिकाओं से नए पौधे उत्पन्न होते हैं, उसे क्या कहते हैं, बताना उसे क्या कहते हैं। तो उसे दोस्तों कहते हैं वनस्पतिक प्रजनन कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आ चुके हैं 19 नंबर।
कर रहा है नवंबर दिसंबर 2023 में COP28 जलवायु शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है। आपको बताना है कि नवंबर दिसंबर 2023 में जो COP28 जलवायु शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है। तो यह जो आयोजन किया गया 2023 में दोस्तों, यह आयोजन UAE में किया गया, यानी संयुक्त राष्ट्र अमीरात में। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। कभी दोस्तों पूछता है COP29 जो 2024 में होगा। एक होता है COP होगा अगला COP30 जो 2025 में होगा। तो इसके भी जान लेंगे दोस्तों। 2024 के अगर जो 29 नंबर COP नंबर 29 अगर पूछा जाए कि COP29 कहाँ होगा, तो ये अजरबैजान में होगा। ये क्या होगा दोस्तों, इसका 2023 में UAE में हुआ था। COP29 जो हो जाए अजरबैजान में होगा, जो 2024 में होगा। अगर पूछा जाए COP30 तो ब्राज़ील में होगा। COP30 कहाँ होगा, ब्राज़ील में। COP29 कहाँ होगा, अजरबैजान में। COP28 कहाँ होगा, UAE में हो जाएगा। यहाँ से 3 क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन नंबर 20 नंबर का रहा है कि हाल में चुनाव आयोग किसके साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान शुरू किया है। आपको बताना कि ये चुनाव आयोग जो है किसके साथ मिलकर यह काम किया है। तीसरे दोस्तों, इस आंसर बताने से पहले आपको बताना है कि भारतीय निर्वाचन आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। यानी बताना है क्या भारतीय निर्वाचन आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है। आपको बताना है वर्तमान भारतीय निर्वाचन आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो इसका अब आंसर देख लेते हैं दोस्तों। 20 नंबर का रहा है हाल ही में चुनाव मेरा वोट मेरा देश का अभियान जो शुरू किया गया है वह शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर बी आंसर की बात किया तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन नंबर का रहा है 27 नंबर कि किस कोश में भरे जाने सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या द्वारा निरूपित की जाती है, जहां n कोषों की संख्या है। जो n जो होता है एक कोषों की संख्या होती है, जैसे कि n=1 n=2। तो इसी तरह बताना है कि यह अधिकतम संख्या निकालने के लिए निरूपित फार्मूला क्या होता है। तो इसका फार्मूला दोस्तों 2n² होता है। 2n² होता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आपको यहाँ पे बता दूँ दोस्तों कुछ क्वेश्चन कि 2n² कहता है। इसमें अगर जो हम n=1 रखेंगे तो n=2 हो जाएगा, यानी कि कक्षा की संख्या k हो जाएगा। n= अगर 2 रखेंगे, n= क्या 2 रखेंगे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगा 8, जिसमें हम कक्षा की संख्या l कहते हैं। अगर जो n= हम 3 रखेंगे तो कई इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 हो जाएगा और कक्षा की संख्या m होगा। इसी तरह मैक्सिमम जो हो जाएगा दोस्तों इलेक्ट्रॉनों की संख्या 32 होगा, जो कि n नंबर 4 होगा। तो यहाँ पे सही फार्मूला पूछा गया था दोस्तों कि अधिकतम क्या होगा 2n² हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर का रहा है कि ग्लूकेगॉन का अतिस्रावन से होने वाला रोग बताना। ग्लूकेगॉन से होने वाला रोग बताना कि कौन सा रोग होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ग्लाइकोसूरिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। 29 का रहा है कि माध्यम 1 2 3 माध्यम जो दोस्तों 2 है, जिसका आवर्तनांक 1.5 1.36 और 1.36 और 1.54 क्या है दोस्तों 54 के माध्यम से प्रकाश की वेग v1 v2 v3 है। तो इसके बीच का सही संबंध बताना। तो बताना इसका सही संबंध क्या होगा। तो इसका दोस्तों अगर जो आंसर की बात किया जाए तो इसका जिसका आवर्तनांक कम होता है उसका वेग अधिकतम तो v2 v1 v3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन नंबर 30 नंबर का रहा कि यदि कोई वस्तु 20 सेकेंड में 200 मीटर पहली दूरी तय करती है और अगली दूरी 200 मीटर की दूरी, यहाँ 200 लिखा हुआ दोस्तों, 200 मीटर की दूरी 30 सेकेंड में समय में लगाती है, तो औसत कितनी होगी। बताना औसत कितना होगा।
तो औसत बराबर जानते होंगे दोस्तों कुल दूरी कितना होता है, कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। दूरी हो जाएगा दोस्तों 200 400 हो जाएगा। समय कितना होगा 20 सेकेंड और 30 सेकेंड 50 सेकेंड हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों 50 सेकेंड इसका समय हो जाएगा। अब यहाँ से डिवाइड कर देंगे और इसका आंसर ज्ञात हो सकता है। आपको बताना है इसका सही आंसर। अब अगला क्वेश्चन 31 नंबर का रहा है कि F1 फोकस दूरी का एक अवतल दर्पण है, F2 जो है फोकस दूरी का एक उत्तल दर्पण से दी दूरी पर रखा गया है। अनंत से आता हुआ एक किरण पुंज उत्तल के और अवतल दर्पण के संयोजन से टकराता है, अनंत से वापस जाता है, तो डी का मान क्या होगा। यहाँ पे डी का वैल्यू ज्ञात करना है, तो डी इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों 2F2 प्लस F1। क्या होगा कितना 2F2 प्लस 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन नंबर 32 का रहा है कि संतृप्त कार्बन यौगिक के संबंध में कौन सा कथन सही हो जाएगा। तो यह संतृप्त कार्बन के यौगिक के संबंध में यह केवल कार्बन कार्बन एकल बंद होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा 32 का। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन नंबर 33 का रहा है कि नॉक-डी सिंड्रोम क्या होता है। नॉक-डी सिंड्रोम बताना है क्या होगा। यह जो दोस्तों फ्लोराइड की विषाक्तता के कारण होता है। नॉक-डी सिंड्रोम जो होता है फ्लोराइड की विषाक्तता के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जानते होंगे दोस्तों कैडमियम के कारण जो होता है इटाई रोग होता है, कैडमियम के कारण होता है। यहाँ पे पूछा गया दोस्तों जो सेलेनियम जो होता है, सेलेनियम विषाक्तता के कारण कौन सा रोग होता है। तो यह होता है दोस्तों फफूंदी जो जानते होंगे फफूंदी जो फुआन को खाने से सेलेनियम की विषाक्तता। आर्सेनिक जानते होंगे दोस्तों, आर्सेनिक जो होता है चिकित्सक भाषा के रूप में आर्सेनिक कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा 3 हो जाएगा दोस्तों 33 का। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन नंबर 39 का रहा है कि भारत की जो सर्वोच्च न्यायालय एक निर्णय पारित किया जिसमें से तीन तलाक को क्या किया असंवैधानिक घोषित किया गया। ऐसा करना निरस्त किया गया कब। बताना है कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 3 तलाक के कानून जो पारित किया गया तो कब निरस्त किया गया या 2017 में निरस्त किया गया। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 40 का रहा है कि भारत में अक्टूबर नवंबर के दौरान सूर्य से दक्षिण की ओर आभासी जो गति के कारण उत्तरी मैदान में ऊपर शिथिल हो जाता है, किसके कारण। बताना है किसके कारण शिथिल हो जाती है। यह मानसून गर्त के कारण शिथिल हो जाती है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन के ऊपर चला है दोस्तों 48 का रहा है कि पादप विषाणु का क्या पर्याय होता है। पादप विषाणु के बारे में बताना है कि क्या पर्याय होता है। पादप विषाणु जो होता है दोस्तों बताना एक आरएनए होता है। क्या होता है एक आरएनए होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको बताना है 49 नंबर कि इनमें से कौन सा एक पोषक तत्व है। आपको बताना है कि कौन सा पोषक तत्व है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है जिसमें एक पोषक तत्व की बात किया जाए तो फाइबर हो जाता है। पोषक तत्व की बात किया जाए तो फाइबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन का रहा है जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से कहाँ जाती है विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होगे। जब दोस्तों 2 माध्यम होती है, एक सघन होती है और विरल होती है। सघन से विरल में जाएगी प्रकाश के वेग तो क्या होगा। जब यह अविलंब से क्या होगी दोस्तों, यह अविलंब से दूर भागी। अविलंब से कितना होगी, अविलंब से दूर जाएगी और उसका गति बढ़ जाएगी। तो आंसर इससे क्या होगा दोस्तों, यह अविलंब से दूर जाएगी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जब दोस्तों विरल माध्यम से सघन माध्यम में अगर जो बात किया जाए कि विरल माध्यम से, ये विरल माध्यम है दोस्तों, ये सघन माध्यम है। अगर विरल माध्यम से प्रकाश आती है तो यह अविलंब की ओर झुक जाएगी। किसकी ओर, अविलंब की ओर झुक जाएगी और प्रकाश की जो गति है थोड़ा धीमा हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। 51 नंबर का रहा है कि इनमें से कौन सा आधुनिक
आवर्त नियम है, बताना आधुनिक आवर्त नियम। आधुनिक आवर्त के नियम जानते होंगे दोस्तों, मोसले के द्वारा दिया गया है आधुनिक आवर्त के नियम, जो क्या होती है, कहता है कि तत्वों की जो परमाणु क्रमांक की आवर्त फलन होता है आधुनिक आवर्त में। लेकिन मेंडलीव जो है द्रव्यमान संख्या को बेस माना था, और मोसले जो होता है परमाणु क्रमांक। तो यहाँ पे कुछ आंसर दिया गया है कि तत्वों की उनके परमाणु क्रमांक के आवर्त फलन होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 52 नंबर कि एक विद्युत ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करती है। आपको बताना है कि ट्रांसफार्मर जो होता है किस सिद्धांत पर कार्य करती है। यह जो कार्य करती है दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के पर कार्य करती है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन नंबर 53 का रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ईस्ट का प्रचुर मात्रा पाया जाता है। ईस्ट का प्रचुर मात्रा जो पाया जाता है वह किस में पाया जाता है, कौन सा विटामिन में। तो यह पाया जाता है बी कम्प्लेक्स में, ऑप्शन नंबर बी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी कम्प्लेक्स होता है दोस्तों B1 B2 B3 B5 B7। विटामिन ए को हम रेटिनॉल कहते हैं, रेटिनॉल जिसके कमी से एरिया की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन सी का एस्कर्बिक एसिड कहते हैं, विटामिन के का फिनोक्वानिन कहते हैं। चलते हैं यहाँ पे आंसर ए हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन नंबर करेंट अफेयर है दोस्तों 59 कि फीफा 2022 जो हुआ था मेजबानी किसने किए थे। फीफा जो 2022 में जो हुआ था मेजबानी किसके द्वारा किया गया था। यह मेजबानी दोस्तों कतर के द्वारा किया गया था। इसमें जीते थे दोस्तों अर्जेंटीना जीता था। और उप विजेता कौन थे, फ्रांस। उप विजेता कौन सा था दोस्तों, इस फ्रांस उप विजेता था, विजेता टीम अर्जेंटीना था। यहाँ पे दोस्तों 2022 पूछा गया है। फीफा जो है इसका हेडक्वार्टर, वर्तमान हेडक्वार्टर की बात किया जाए तो यह ज्यूरिख से है जो स्विट्जरलैंड में पड़ता है। फीफा की स्थापना की बात पूछा जाए क्वेश्चन तो 1904 में हुआ था। कहाँ हुआ, पेरिस फ्रांस के में हुआ था, लेकिन वर्तमान हेडक्वार्टर जो है ज्यूरिख से। यहाँ 2022 पूछा है दोस्तों, 4 साल के अंतराल में फीफा होता है। अगर जो 2026 में यानी 4 साल के बाद 2026 पूछा जाए कि 2026 में फीफा कहाँ आयोजित किया जाएगा, या 3 देशों में किया जाएगा। कहाँ, यूएसए एक हो जाएगा यूएसए, दूसरा हो जाता है यूएसए हो जाएगा दोस्तों मैक्सिको और तीसरा हो जाएगा कनाडा। यानी कि 2026 का जो फीफा वर्ल्ड कप जो होगा, फीफा जो कप होगा 3 देशों में यूएसए, मैक्सिको और कनाडा में आयोजित होगा। यहाँ पे आंसर की बात किया जाए दोस्तों तो कतर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन 60 के ऊपर कि गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ था। तो गांधी इरविन समझौता जो हस्ताक्षर किया गया था दोस्तों 5 मार्च 1931 में हुआ था। 5 मार्च कितना 1931 में हुआ था। ये गांधी इरविन समझौता को हम कहते हैं दिल्ली पैक्ट के भी नाम से जाना जाते हैं, दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। चलते हैं तो इसका जानेंगे दोस्तों, इसका आंसर जो होगा 60 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि देख लेते हैं, कर रहा है कि ये गेंद के ऊपर की ओर फेंकी जाती है तो परवलय पंच जो होता है गमन में पृथ्वी पर लौटती है, निम्न कौन सा समान अचर रहेगा। जब ये गेंद को हम ऊपर फेंकी जाती है तो परवलय कार्य होकर गमन करती है, पृथ्वी पर लौट आती है, में कौन सा समान जो अचर रहेगा आपको बताना है। यह अचर जो होता है वेग के क्षैतिज घटक से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। 68 नंबर का रहा है कि जड़ों की जल अवशोषित करने वाले जो अधिचर्मी कोशिकाओं में प्रायः लंबे रेशों जैसी संरचनाएं क्यों पाई जाती है। लंबी जैसी संरचनाएं क्यों पाई जाती है, क्योंकि दोस्तों इसमें अवशोषण के लिए उपलब्ध सतह के क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर 69 देख लेते हैं दोस्तों। कर रहा है इनमें से कौन सा आणविक सूत्र चक्रीय हाइड्रोकार्बन से संबंधित है। बताना है कि कौन सा जो होता है एक चक्रीय हाइड्रोकार्बन से संबंधित है। तो यह संबंधित है दोस्तों C6H12, जिससे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलते हैं अगले क्वेश्चन के 70 नंबर देख लेते हैं। कह रहा है कि समान द्रव्यमान के दो पिंड एच ऊंचाई की छत से एक बार गिराई जाती है, उसके मध्य समय के सापेक्ष दूरी का अंतराल क्या होगा। तो दूरी बताना है कि अंतराल जो समय के अनुसार से दूरी जो क्या होगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि जानते हो कि दूरी जो होता है दोस्तों समय के अंतराल के जो अंतराल होता है उसके वर्ग होता है, समानुपाती जो होता है, सॉरी, दूरी समानुपाती समय के अंतरालों का वर्ग के वर्ग होता है। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। कर रहा है 71 नंबर कि मानव के नरों में मौजूद लिंग गुणसूत्र एक्स वाई इनके बीच का अंतर क्या होगा। जो मानव के नरों के मौजूद जो गुणसूत्र एक्स वाई उसका बीच के अंतर बताना कि क्या होगा। तो जो है अंतर क्या होगा इसमें, क्योंकि एक्स गुणसूत्र बड़ा होता है जबकि वाई गुणसूत्र छोटा होता है। ऑप्शन बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। कर रहा है कि 72 नंबर की मैच कराना दोस्तों की अरेंज करना है कि एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। तो यह स्रावित जो होता है दोस्तों, एक पहला शुरू होता है एमिनोपेप्टिन होता है, उसके बाद ट्रिप्सिन होता है, उसके बाद कार्बोक्सी 4 नंबर हो जाएगा, उसके बाद 5 नंबर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर की बात किया जाए बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। 73 नंबर का रहा है निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। आपको गलत चूज करना कौन सा कथन गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा दोस्तों कि श्वेत जो वर्णक है शोषण वर्णक श्वेत रक्त कोशिकाओं में मौजूद होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। चलते अगले क्वेश्चन का रहा 79 कि देश के राष्ट्रपति उसके पद से हटाने के रूप में जाना जाता है। तो जानते होंगे दोस्तों कि देश के राष्ट्रपति को हटाने के लिए हम महाभियोग लगाते हैं। महाभियोग को जो दोस्तों अनुच्छेद कितना में रखा गया, अनुच्छेद 61 में। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, महाभियोग। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन 80 नंबर का रहा है कि मोहन बागान एथलेटिक्स क्लब किस शहर में है। तो जानते होंगे दोस्तों कि मोहन बागान जो होता है एक फुटबॉल से मोहन बागान जो किससे संबंधित है, फुटबॉल से संबंधित है। यह शहर जो कहाँ स्थित है, कोलकाता में। कहाँ, मोहन बागान एथलेटिक्स क्लब जो फुटबॉल से संबंधित है खेल के लिए, यह कोलकाता शहर में स्थित है। अगर मोहन बागान की जो स्थापना की बात किया जाए तो 1889 में किया गया है। कितना किया गया, 1889 में किया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों आज तक इतने। अगर अच्छा लगा तो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। चलते हैं अगले सेट में टेस्ट नंबर 3 में मिलते हैं।